दोस्तों नमस्कार। मैं अमित और हम आज से शुरू कर रहे हैं मैपिंग की एक सीरीज, जिसमें हम वर्ल्ड मैप को कंट्री बाय कंट्री, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट पढ़ रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि कैसे कोई कंट्री की सीमाएं दूसरी कंट्री से लगती हैं, कहाँ कोई माउंटेन रेंज गुजर जाती है, कहाँ से कोई रिवर गुजर जाती है, वो रिवर गुजरते हुए कहाँ कोई डेल्टा बना देती है, कहाँ कोई एस्चुरी बना देती है। उन रिवर्स के किनारों पर कहाँ अर्बन जो अर्बनाइजेशन हुआ है, कहाँ शहरीकरण हुआ है, कौन से ऐसे शहर बस गए हैं। ना केवल इतना ही, हम यह भी देख रहे होंगे कि क्या इन रिवर का विश्व इतिहास में, भारतीय हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में क्या कोई भूमिका रही है क्या। दरअसल आपने समझा ही है कि जिस तरीके से शरीर में रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती हैं और वो पूरे शरीर तक ऑक्सीजन का, रक्त का संचार करती हैं, ठीक ऐसे ही सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ है वो नदियों में, नदियों के आसपास हुआ है। क्योंकि नदियां वो स्रोत, वो संसाधन उपलब्ध कराती हैं जहां मानव अपने जनजीवन के लिए जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति कर सकता है। तो आज की क्लास से हम यह बेसिक ये बना रहे होंगे कि कैसे हम विश्व इतिहास को पढ़ेंगे और इस विश्व इतिहास, विश्व ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे। और विश्व के भूगोल में हम पहला शुरू कर रहे होंगे एशिया को। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं, आइलैंड हैं या पेनिनसुला हैं, प्रायद्वीप हैं, इनके सागर है, ओशियन हैं और इनके तकनीकी जो टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, इनके मायने क्या होते हैं। और फिर हम एशिया पर आकर एशिया के बाहरी बाहरी दीवारों को टच करेंगे और एक बार पूरा चक्कर एशिया का लगाने के बाद हम इसके भीतर घुस रहे होंगे। अपने पिछले विगत वर्षों के अध्ययन और अध्यापन के अनुभव से मैंने यह बात सीखी है कि दो बातें आपको मैप में ध्यान रखनी है। पहली, कि एक बार तो जो मैपिंग के लैंडफॉर्म्स है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज हैं, कहाँ प्लेन्स आ गए हैं, रिवर का, अगर आप ये तीनों बात समझ जाते हैं कि माउंटेन, प्लेन और जो प्लेट्यूज हैं, इनका फॉर्मेशन समझ जाते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ रिवर होंगे। जहाँ रिवर होंगी वहाँ आप समझ जाएंगे कि कहाँ मानव की सभ्यताओं का विकास हुआ होगा। खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए हम यहाँ अपनी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम आज सीरीज शुरू कर रहे हैं विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें हम शुरू कर रहे हैं मानचित्र का अध्ययन। स्टडी ऑफ मैपिंग। ये हमारा टॉपिक यहाँ से सीरीज शुरू हो रहा है और इस सीरीज में हम ये देखेंगे, इस सीरीज में हम ये समझेंगे कि ये जो पूरी विश्व व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। इसे नॉर्थ अमेरिका कहेंगे, इसे साउथ अमेरिका कहेंगे, इसको अफ्रीका, इसे यूरोप, इसे एशिया, इसे ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं। और नीचे यहीं पर एक और महाद्वीप मिलता है, एक और कॉन्टिनेंट मिलता है, ये, इसे हम
अंटार्कटिका कह रहे हैं, इसे हम अंटार्कटिका कह रहे हैं। इन महाद्वीपों के बीच में, अभी 2 मिनट में आप समझेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे। इन महाद्वीपों के बीच में ये जो पानी की संरचना मिलती है, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे के पूरे पानी को, ये जो आपको मिला, इसे आप अटलांटिक कह रहे हैं। अटलांटिक ओशन यहां लिख देते हैं। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ये जो आपको यहां पानी मिलता है ऊपर, इसे आप आर्कटिक ओशन कहते हैं, आर्कटिक ओशन। और क्योंकि दुनिया गोल है, इसके इस हिस्से में और इस हिस्से में जो पानी मिला, उसे आपने नाम दिया पैसिफिक ओशियन, जिसे आप हिंदी में प्रशांत महासागर कहेंगे, प्रशांत महासागर। और ये भारत के नीचे का जो हिस्सा है, इसे आप हिंद महासागर या इंडियन ओशन कह रहे। महासागरों को पढ़ाना हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा आज का विषय है वर्ल्ड मैपिंग में पहले कॉन्टिनेंट को देखा जाए। तो ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, जिसमें आपने 7 कॉन्टिनेंट आपने देखे, जिसमें पहला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और 7 अंटार्कटिका। ये जो 7 कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, इन कॉन्टिनेंट में पहला कॉन्टिनेंट हम शुरू कर रहे होंगे, जिसे आप एशिया कहेंगे। तो समझिए जरा इस बात को, इस प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी समझिए, महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया, जिसमें हम फॉर्मेशन देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है महाद्वीपों का, कॉन्टिनेंट्स का। इसमें हमने समझा कि ये एक कॉन्टिनेंट है जिसे आप पेंजिया कह रहे हैं, और इसके चारों तरफ एक ओशन जिसे आप पेंथालासा कह रहे हैं। इस पेंजिया और इस पेंथालासा, जो कॉन्टिनेंट और जो ओशन है, इनके आपस में टूट जाने के कारण, और टूटने का कारण बना सूर्य और चंद्रमा, सन और जो मून है, उसका जो उत्प्लावन फोर्स है, बायंसी फोर्स है, उसके कारण पेंजिया जो वो टूटा। और टूटने के बाद ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे हुआ कि ऊपर वाले हिस्से को आपने अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड, और निचले वाले हिस्से को आपने गोंडवाना लैंड कहा, गोंडवाना लैंड। और यहां बीच में वो जो पानी चारों तरफ भरा हुआ था, वो पानी बीच में चला गया। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। यहां से आगे चले जैसे ही, तो ये अंगारा लैंड दोबारा से कुछ द्वीपों में, ये अंगारा लैंड दोबारा से कुछ द्वीपों में टूट रहा होगा ऐसे। तो इसको आप नॉर्थ अमेरिका कहेंगे, इसको आप यूरोप कह रहे होंगे। निचले वाले हिस्से में जाएंगे तो यहां आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा, ये आपको एशिया मिल जाएगा, ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहां आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा।
तो यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस एशिया कॉन्टिनेंट को आप पढ़ना चाहते हैं वह एशिया कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, और उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा बनने के कारण उसकी जो चट्टानी संरचना है, उसकी जो अपनी लैंडफॉर्म्स हैं, उनमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो जरा देखिए, इस बात को समझने के बाद आप यहां आइए कि ये जो एशिया हमने दिखाया आपको, कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को देखने के बाद आपने देखा कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है वह इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र आ जाता है, इसको आप एशिया कॉन्टिनेंट करें। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट आपको एशिया मिलेगा। चलिए, इसकी पहली बात ये आती है कि आप इसको चारों तरफ से देखने की कोशिश करें। खैर, कहीं से भी इसको शुरू करिए। जब आप इसके नॉर्थ में आते हैं, इस कॉन्टिनेंट के, तो नॉर्थ में आपको यहां जब आप आएंगे, नॉर्थ में, तो ये यहां आपको एक सागर मिलेगा जिसे आप, माफ कीजिएगा, ये सागर है जिसे आप आर्कटिक ओशन कह रहे हैं। इसके साउथ में आएंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम इंडियन ओशन है। इसके ईस्ट में आएंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसे आप पैसिफिक ओशन कह रहे होंगे। और नॉर्थ साउथ की बाउंड्री देखने के बाद आपने इसकी ईस्ट की बाउंड्री देखी जिसे आपने पैसिफिक ओशन कहा, और जैसे आप इसकी वेस्ट की बाउंड्री देखने गए एशिया की, तो आपने देखा कि ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन के बाद थोड़ा नीचे गए तो ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से थोड़ा इधर गए तो ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी से थोड़ा आगे पहुंचे तो ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है। और मेडिटेरियन सी से आगे गए तो ये रेड सी है। यानी कि आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पूर्वी जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से एक बड़े महासागर से घिरा हुआ है जिसे आप प्रशांत महासागर कह रहे हैं, वहीं जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वो केवल एक महासागर से घिरने की बजाय कई महासागरों, कई सागरों और कई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं, माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। यहां आप देख रहे हैं तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे आप यूराल माउंटेन कह रहे हैं। ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से आगे बढ़े कैस्पियन सी देखा, कैस्पियन सी से आगे गए तो ब्लैक सी देखा, ब्लैक सी से आगे गए ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी देखा, उसके नीचे गए तो ये रेड सी देखा। तो अगर आपको इसकी बाउंड्री देखनी हो तो आपकी इसकी बाउंड्री ऐसे बन रही होंगी, ये इसकी बाउंड्री का हिस्सा बनेगा, ये क्षेत्र ऐसे। तो पहला सवाल हमने देखा, पहली बात हमने देखी कि जो एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप पृथ्वी का एक ऐसा लैंडस्केप, एक ऐसा भूखंड, विशाल भूखंड जिसमें विशाल आबादी हो, विशाल पशु हो, विशाल जैव विविधता हो, उसे आप बड़ा महाद्वीप, बड़े भूखंड को आप महाद्वीप कह रहे होते हैं। और छोटे भूखंड को जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे आइलैंड कहते हैं। द्वीप का अर्थ हुआ पानी का कोई छोटा हिस्सा, जैसे श्रीलंका, भूखंड का कोई छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसे आप आइलैंड कह रहे होंगे। उसका ही बड़ा स्वरूप, जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, लेकिन यह जरूरी है कि वह एक विशाल भूखंड हो। दूसरी बात, लैंड का एक ऐसा हिस्सा हो जिसकी विशालता बहुत ज्यादा हो। और तीसरी बात, तीसरा शब्द आता है आइलैंड। एक आपने समझा महाद्वीप जिसे आपने कॉन्टिनेंट कहा, कॉन्टिनेंट, आपने कहा द्वीप जिसे आप आइलैंड कह रहे हैं, और तीसरी बात आप देख रहे हैं प्रायद्वीप जिसे आप पेनिनसुला कह रहे हैं। पेनिनसुला, जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला जिसे प्रायद्वीप कह रहे हैं, पृथ्वी का कोई भी ऐसा भूखंड, कोई भी ऐसा लैंडस्केप जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहेंगे। जैसे ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ये इधर अरेबियन सी से घिरा हुआ है, इधर इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसे आप प्रायद्वीप कह रहे हैं, इसे पेनिनसुला कह रहे हैं। तो एक ऐसी अर्थ की एक ऐसी बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर इन थ्री डायरेक्शन, थ्री
तीन दिशाओं से जो घिरी हुई होगी पानी से, उसे आप क्या कह रहे होंगे? उसे पेनिनसुला कह रहे होंगे। खैर, यहां से आपने एक बात समझी कि आपने इसकी बाउंड्री बनाई चारों तरफ से, किसकी? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की बाउंड्री बना के आपने कहा कि महाद्वीप क्या होता है। दूसरा सवाल आपने लिया कि द्वीप क्या होता है। अब हम इसके चारों तरफ घूमने की कोशिश करते हैं कि देखे तो जरा कि ये महाद्वीप जो है आपका, ये कितने 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 कितने, जब आप कहते हैं कि कभी आप कहते हैं मध्य एशिया, कभी आप कहते हैं पश्चिम एशिया, कभी कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, कभी आप कहते हैं सदर्न एशिया, तो इसको हम बांटते हैं कुछ पार्ट में। इसको बांटने का एक सीधा तरीका यह है इसको समझने का कि यदि आप इसको ऐसे देखें, इसको नॉर्थ माने, इसे साउथ माने, इसे ईस्ट कहें, इसे वेस्ट कहें, तो देखिए ये जो हिस्सा बनता है ये ईरान का है। यहां से ये जो हिस्सा आप देखें, इसे आपने पश्चिम एशिया कहा। ये हिस्सा पश्चिम एशिया कहलाता है। एक बात हुई। दूसरी बात, इस पूरे क्षेत्र को, ये जो आपका ये क्षेत्र हुआ जिसमें जापान है, जिसमें ताइवान है, जिसमें फिलीपींस हैं, इस सारे हिस्से को आप पूर्वी एशिया कह रहे हैं। नॉर्थ एशिया, ये आप साइबेरिया हुआ, चीन का हिस्सा हुआ, ये सारा नॉर्थ एशिया हुआ। फिर दक्षिण एशिया, तो भारत का ये जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, जिसे आप उप महाद्वीप कहते हैं, ये सारा हिस्सा दक्षिण एशिया में आता है। तो सवाल बनता है कि भारत कौन से एशिया महाद्वीप के कौन से भाग का हिस्सा है? तो हम कहेंगे कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में स्थित है, लोकेट है सदर्न पार्ट में। और दूसरी अगली बात कि ये जो ताइवान के नीचे का हिस्सा है, जिसे आप कह रहे हैं कि ये कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, ये इधर का इंडोनेशिया है, ये सारा क्षेत्र जो आता है, इस क्षेत्र को आप साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। अगर ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, तो इस किनारे में जितना भी आकर पड़ा उसे आपने साउथ ईस्ट एशिया कहा। फिर एक सवाल बच जाता है मध्य एशिया। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, तो वो मध्य एशिया का जो क्षेत्र बन रहा है, मिडिल एशिया का जो रीजन है, वह यह क्षेत्र है। आपने नाम सुना होगा, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये जितने भी 5 स्थान हैं, ये सारा मध्य एशिया का ही पार्ट है। पहली बात हमने एशिया कॉन्टिनेंट में ये की कि पूरा का पूरे वर्ल्ड में से हमने कॉन्टिनेंट उठाया, पूरी अर्थ के हिस्से में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा हिस्सा हटाया, और उस टुकड़े को आपने कहा कि ये एशिया महाद्वीप है। फिर आपने कहा सर एशिया महाद्वीप की बाउंड्री तो बताइए। तो हमने कहा कि इस बाउंड्री का पूर्वी हिस्सा पैसिफिक एशियन से, नॉर्दर्न हिस्सा आपका आर्कटिक ओशियन से, और सदर्न हिस्सा इंडियन ओशन से, और जो वेस्टर्न पार्ट है आपके एशिया का, वहां यूराल माउंटेन है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, और रेड सी है। वो कहां कहां टच करते हैं, किन किन कंट्रीज से उनकी बाउंड्री टच करती है, हम फेजेस बाय फेजेस उसको देख रहे होंगे। और इसके बाद आपने कहा कि हम पहले जो अपना एशिया है उसका डिवीजन कर लें कि कौन सा पार्ट नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ एशिया में आएगा, कौन सा पार्ट साउथ एशिया में आएगा, कौन सा पार्ट ईस्ट में आएगा, और कौन सा पार्ट वेस्ट में आएगा। क्योंकि हमें अंतिम रूप से अल्टीमेटली तो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है एक पार्ट के रूप में। तो एशिया में हम, सदर्न एशिया में हम एक पार्ट को समझेंगे जिसे आप कह रहे होंगे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, जो एशिया महाद्वीप का एक देश है। लगभग 60 देश एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, उनमें से एक कंट्री आपका इंडिया है। तो इंडिया को पढ़ने से पहले हम पूरे एशिया को पढ़ेंगे। जब हम पूरे एशिया को पढ़ रहे होंगे, उसी में कहीं इंडिया आपको मिल जाएगा। एक बात यहां तक समझे। एक तो बात हुई है, तो हम यहां आगे चल रहे हैं। तो हमने ये बात समझिए। तो हमने कहा कि जो पूरा का पूरा अर्थ है,
हम समझ रहे हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट की अर्थ के ऊपर लोकेशन क्या है। तो इस पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरी की पूरी इंडिया को, माफ कीजिएगा, पूरा जो कॉन्टिनेंट जहां पर है, पूरी अर्थ को, इस पूरी अर्थ को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे इस हिस्से को आप कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसे आप पूर्वी गोलार्ध कह रहेंगे, और इस हिस्से को आप कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। एक बाटा, ये कैसे कैसे बाटा है ये हम समय के साथ समझेंगे। इसके बाद ये जो हिस्सा बचा, ऊपरी हिस्सा, ये, इसे आपने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का हिस्सा बचा, इसे आपने कहा सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध, या दक्षिणी गोलार्ध। तो बात क्या क्या समझे कि पूरी अर्थ को इधर ईस्ट और वेस्ट बांटा। ईस्ट वाले हिस्से को कहा गोले का आधा, स्फेयर का आधा, हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाले हिस्से को कहा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हिस्से को कहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हिस्से को कहा सदर्न हेमिस्फेयर। तो अधिकतर जब आप देख रहे हैं पूरे इस हिस्से को, तो आपका जो एशिया है वो यहां दिखाई देता है आपको, ये पार्ट आपको एशिया का दिखाई देता है। इस एशिया में अगर पूर्ण रूप से देखोगे तो लगभग लगभग पूर्वी जो आपका हेमिस्फेयर है, जो आपका ईस्टर्न, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, माफ कीजिए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, और ये आपका है एशिया। तो आपने कहा कि एशिया लगभग लगभग, वैसे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की भी अगर लोकेशन देखेंगे तो एशिया नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में अधिकतर पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि आपने एशिया की लोकेशन कहां देखी। अब समझिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं अपनी मैपिंग को। देखिए, जैसे ही आप इस हिस्से में आते हैं, यहां ऊपर से शुरू करेंगे, यहां से हमने शुरू किया, इस हिस्से में आते हैं, यहां से आते हुए ये जो क्षेत्र है ये यूराल पर्वतमाला है। तो सवाल बनेगा कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कौन सी माउंटेन रेंज है। तो आप कहेंगे यूरोप और एशिया को अलग करने वाली माउंटेन रेंज का नाम यूराल माउंटेन रेंज है, या यूराल पर्वत श्रृंखला है। जो एशिया के पश्चिम में और यूरोप के पूर्व में बीचों बीच दिखाई देती है, वह श्रृंखला, वह पर्वत श्रृंखला, वह माउंटेन रेंज यूराल माउंटेन रेंज कहलाती है। एक बात, यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा कि जो कैस्पियन सी है, अगर हम इसको देखें तो ये जो कैस्पियन सी है, इस कैस्पियन सी की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, और या फिर आप देखें कि कैस्पियन सी कौन कौन से, सीमाएं अभी मत समझिए, अभी समझिए कि कैस्पियन सी कौन कौन से महाद्वीप के बीच है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बीच है। तो आप कहेंगे ये यूरोप है और ये इधर एशिया है। यहां से आगे बढ़े, ब्लैक सी कौन कौन से कॉन्टिनेंट को अलग करता है, तो ये काला सागर है, नीचे लग जाता है टर्की से, और ऊपर बुल्गारिया, यूक्रेन की इसके ऊपरी क्षेत्र में यूक्रेन का क्षेत्र आ जाता है, जहां आजकल युद्ध की स्थिति है, वह क्षेत्र आ गया। फिर आगे बढ़े तो ये कौन सा है, मेडिटेरियन, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर इधर तो अलग कर रहा है, इस क्षेत्र में तो चले गए आप यूरोप में, और इससे इधर आएंगे तो ये आ गया एशिया। फिर भूमध्य सागर से जैसे ही आप पार करके कोशिश करते हैं कि कहां आएंगे, रेड सी में आएंगे, तो यहां आपको एक नहर मिलती है जिसका नाम है स्वेज नहर, और स्वेज नहर से आप होते हुए भूमध्य सागर से स्वेज नहर को पार करके आप आ जाते हैं लाल सागर में। तो भूमध्य सागर को पार करने के बाद आपको रेड सागर में, लाल सी में पहुंचना है। तो लाल सी तक की दूरी एक नहर तय करती है और उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर को अगर आप यहां गौर से समझेंगे इस क्षेत्र में,
तो देखिए, समझिए कि ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, और ये एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला को काट के एक नदी, एक नहर बनाई गई जिसका नाम स्वेज नहर। स्वेज नहर होके आप पहुंचे लाल सागर में। लाल सागर में होने के बाद आप अदन की खाड़ी में पहुंचे, और अदन की खाड़ी से होते हुए आप पहुंचे अरेबियन सी में। अरेबियन सी से पार करके आप इंडियन ओशन आए, इंडियन ओशन से आके बंगाल की खाड़ी आए, और बंगाल की खाड़ी में यहां एक जलसंधि आती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का की जलसंधि। मलक्का की जलसंधि को पार करते हुए जो कहां कहां आएगी, मलक्का की जलसंधि को जब आप देखेंगे तो ये ऊपर है मलेशिया और नीचे है सुमात्रा। सुमात्रा है इंडोनेशिया का एक छोटा आइलैंड। सुमात्रा और मलेशिया के बीच से पार हुई मलक्का जलसंधि, और मलक्का जलसंधि को पार करके आप आ गए साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर के ऊपर आए तो आपको मिला ताइवान, और ताइवान के नीचे आए तो आपको मिला फिलीपींस। तो एक रास्ता तो ये है कि आप सेलेबीस सागर को पार करते हुए पैसिफिक ओशन में पहुंचे, और दूसरा रास्ता यह है कि आप यहां से ऊपर चलते हुए जो दक्षिण चीन सागर है इसको पार करें, और फिलीपींस और ताइवान, जो फिलीपींस और ताइवान है इसके बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है लुजोन जलसंधि, लुजोन जलसंधि। और लुजोन जलसंधि को पार करके आप थोड़ा ऊपर पहुंचे। जैसे आप ऊपर पहुंचे तो आपको एक सागर मिला जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी के भीतर से घुसने के बाद आपको ये मिला जापान, और जापान के बाद ये मिला कोरिया। जापान और कोरिया के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है कोरिया स्ट्रेट, कोरिया जलसंधि। कोरिया जलसंधि आपको ले जाएगी जापान सागर में, और जापान सागर से होते हुए आप सखालिन द्वीप पर पहुंचे जहां रूस का कब्जा है। सखालिन द्वीप रूस के कब्जे से बाहर निकलते हुए आप कुरिल आइलैंड में पहुंचे, और कुरिल आइलैंड आपसे पूछा जाएगा कौन से महासागर का हिस्सा है, तो आप बताएंगे कि जो कुरिल आइलैंड है वह प्रशांत और पैसिफिक महासागर का हिस्सा है। कुरिल आइलैंड से आप ऊपर पहुंचे तो ये कामचटका पेनिनसुला मिला। पेनिनसुला अभी आपको बताया कि पेनिनसुला का मतलब है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हिस्सा। तो आपसे पूछा जाएगा कामचटका पेनिनसुला कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो आप बताएंगे ये रशिया का ही पूर्वी भाग है, जिस पर जापान, ऊपर नीचे जापान और ऊपर इसका जो रशिया है उनका आपस में विवाद है इस पेनिनसुला को लेकर। यहां से ऊपर पहुंचे तो आप ऊपर जाने के बाद आपको एक और जलसंधि मिली जिसका नाम हुआ बेरिंग जलसंधि। जब आप बेरिंग जलसंधि पर जा रहे थे तो इस मैप में थोड़ा कल्पना कीजिएगा कि यहां है अलास्का, ये अलास्का का क्षेत्र है, ये अलास्का का क्षेत्र है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा और आपके एशिया का ये हिस्सा, इधर नॉर्थ अमेरिका इधर ये एशिया, इन दोनों के बीच से एक जलसंधि जाती है, एक वाटर बॉडी का एक रास्ता है। जब आप जलसंधि कहते हैं दो पानियों को जोड़ने वाली, जो दो जलों को जोड़ने वाली वाटर स्टेट को हम ऐसी वाटर बॉडी को हम वाटर स्टेट कह रहे होंगे। कई बार जब ये चौड़ा हो जाता है, इसका रास्ता बहुत वाइड हो जाता है, तो हम उसे चैनल कहने लगते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल। यहां से पार करने के बाद आप पहुंचे हैं बेरिंग जलसंधि, और बेरिंग जलसंधि से सवाल आपका बनेगा कि बेरिंग जलसंधि किस किस को अलग करती है, तो हम कहेंगे ये अलास्का को या नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, किससे? रूस से अलग करती है एशिया को। दो सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, बेरिंग जलसंधि किन किन देशों को अलग करती है, तो रशिया को अलग करती है नॉर्थ अमेरिका से, कि या अलास्का से, और किन किन महाद्वीपों को, किन किन कॉन्टिनेंट्स को वो सेपरेट करती है, तो हम दूसरी बात बताएंगे कि ये एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका। इसको पार करने के बाद आप ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंचने के बाद एक सागर मिला आपको, चुक्सी सागर, और चुक्सी सागर से होते हुए आप एक दूसरे सागर में पहुंचे जिसका नाम लाप्तेव सागर है। लाप्तेव सागर को पार करने के बाद एक बेरेंट्स सी में पहुंचे, और जैसे ही बेरेंट्स सी में आप पहुंचे तुरंत आप दोबारा से आ गए यूराल माउंटेन रेंज में। तो आपने एक चक्कर लगाया, कहां से?
यूराल माउंटेन से लेकर आप चारों तरफ से घूमते हुए दोबारा यूराल माउंटेन पे आ गए हैं। मैपिंग को पढ़ते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि जहां से शुरू किया मैपिंग को, एंड घूम फिर के वहीं आना है। तो मैपिंग में एक क्रोनोलॉजी बनेगी, एक प्रक्रिया बनेगी जिसके माध्यम से आप याद रख पाएंगे। दूसरी बात समझिए ही, समझिए, आइए यहां समझेंगे कि यूराल माउंटेन से जैसे ही आप आए तो आप यूराल माउंटेन, फिर आप आए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से आप आए ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद अब यहां आपको समझनी है एक बात। देखिए कुछ चीजें हमने पहली बार छोड़ दी, वो इस बार में देखेंगे। समझो, ये टर्की का इलाका है, तुर्की जिसे आप कहते हैं उसे ही टर्की कहा जाता है, और ये है ब्लैक सी, काला सागर। और किसी, जहां आपने बात पढ़ रखी होगी यूनान या ग्रीस जहां पर ओलंपिक होते हैं, इस क्षेत्र से भूमध्य सागर से अगर आपको लाल सागर में जाना है, इस माफ कीजिएगा ब्लैक सी में जाना है, तो लाल सागर भूमध्य सागर से ब्लैक सी में जाने के लिए एक जल संधि पड़ेगी। उस जल संधि का नाम है बोस्फोरस जल संधि। बोस्फोरस जल संधि का किस किस को जोड़ेगी? तो बोस्फोरस जल संधि भूमध्य सागर और ब्लैक सी को जोड़ रही होगी, मेडिटेरियन सी को भूमध्य ब्लैक सी से जोड़ रही होगी। कौन सी जल संधि, कौन सी वाटर स्टेट? बोस्फोरस वाटर स्टेट। बोस्फोरस वाटर स्टेट के नीचे आएंगे तो आपको मिल गई है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से नीचे आएंगे, यहां ये क्षेत्र है, ये यमन का क्षेत्र है, नीचे ये सोमालिया का क्षेत्र है। इस यमन और सोमालिया के बीच से एक जलसंधि मिलेगी, यहां पर बाब-अल मंदेब की जलसंधि। बाब-अल मंदेब, अब आप अपने मैप में देखेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा बाब-अल मंदेब की जलसंधि। तो पूछा जाएगा बाब-अल मंदेब की जलसंधि किन किन वाटर बॉडी को जोड़ती है, तो हम ये बता देंगे कि बाब-अल मंदेब की जलसंधि अदन की खाड़ी को, गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ रही होगी बाब-अल मंदेब जलसंधि। यहां से एक वाटर स्टेट, यहां देखा आपने बोस्फोरस, एक देखा बाब-अल मंदेब, यहां से आए इधर आए, तो इधर आने के बाद आपको इंडिया के नीचे से निकले, और जैसे ही आपको मिला श्रीलंका और ये मिला आपको इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के बीच से एक जलसंधि गुजरती है, एक पानी का रास्ता है जिसे आप कहते हैं पाक जलसंधि। एल इसमें साइलेंट है, तो पाक स्ट्रेट पूछा जाएगा किन किन देशों के बीच से गुजरती है। दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान से गुजरती होगी, ऐसा नहीं है। ये पाक स्ट्रेट है, तो पाक स्ट्रेट जो है आपकी श्रीलंका और इंडिया को अलग कर रही होगी। फिर यहां से आप पाए मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि किसको? मलेशिया को और सुमात्रा को अलग करेगी। यहां से फिर ऊपर आए तो लुजोन जलसंधि, लुजोन वाटर स्टेट, वो फिलीपींस को और ताइवान को अलग करेगी। फिर ऊपर आ गए यहां से तो आपको मिला कोरिया स्ट्रेट, जो कोरिया को जापान से अलग करेगी। ऊपर आप पहुंचे तो ऊपर आने के बाद आपको मिली बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट ने नॉर्थ अमेरिका से एशिया को अलग कर दिया, अलास्का से साइबेरिया या रशिया को अलग कर दिया, और बेरिंग स्ट्रेट के बाद आप होते हुए यहाँ इन सागरों से होते हुए वापस आए यूराल माउंटेन में, और यूराल माउंटेन से वापस आए आप दोबारा से ब्लैक सी में। इस तरीके से अभी आपने ये समझा है कि पूरे एशिया के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी है, कौन कौन से माउंटेन रेंज है, और कौन कौन सी वाटर स्ट्रेट हैं। तो आज की क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है अपनी इस क्लास का, कि हम अपनी क्लास में कैसे किसी किसी कॉन्टिनेंट के उनके क्लाइमेट को देख रहे होंगे, उनके लैंडफॉर्म्स जो स्थल स्वरूपीय विशेषताएं हैं उनको समझ रहे होंगे, उनके अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको समझ रहे होंगे, और उसको समझने का और उसको चलने का माध्यम हमारा इस तरह का होगा। आपको किसी प्रकार की कोई शंका, किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट बनता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें पूछें और हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।